अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप तमाम लोगों को सलाम अर्ज़ करता है। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, अच्छे से कमेंट दिए। इसके लिए मैं आपका दोबारा से शुक्र अदा करता हूँ। एक मरतबा फिर आपके लिए प्रोग्राम लेकर आता हूँ, कुछ यादें कुछ बातें। आज के प्रोग्राम में कुछ यादें और कुछ बातें, यानी इसके लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ऐसी फिल्मों का जिक्र करूंगा जिसके वाक़यात फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की क्लासिक फिल्म सल्लाखे के बारे में जिक्र करूंगा, जिसकी कुछ यादें ऐसी हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी, लेकिन वो बातें भी मैं अपने दिल से नहीं करूंगा, ना मैंने पढ़ी हैं, बल्कि मैंने इस फिल्म का जिक्र, इस फिल्म की कुछ बातें डायरेक्टर साहब से पूछी जिसमें हकीकत का 100% रंग शामिल है। तो आइए हम जिक्र करते हैं पाकिस्तानी फिल्म सल्लाखे का। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। जिसके हिदायतकार हसन अस्करी थे और जिसकी कास्ट में मोहम्मद अली, बाबर शरीफ, गुलाम मुहिद्दीन, तालिश, अफजाल अहमद, ये फिल्म की मेन कास्ट थी। अब हम बात करें इस फिल्म की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता नहीं होंगी। तो एवेन्यू स्टूडियो में एक दफ़ा मेरा जाना हुआ और मैंने हसन अस्करी साहब से मुलाकात की। जब हसन अस्करी से मैंने फिल्म सल्लाखे का जिक्र किया तो बहुत खुश हुए। मैंने कहा आपकी एक क्लासिक फिल्म है सल्लाखे, और इस फिल्म को तकरीबन तमाम लोगों ने देखा और पसंद करा, तो आप मुझे कुछ ऐसी बात बताएं। तो कहेंगे बैठे अली अख्तर साहब, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो शायद लोगों को पता नहीं होंगी। कहेंगे जब मैंने फिल्म सल्लाखे शुरू की तो मैं तो पंजाबी फिल्म का डायरेक्टर था और कहेंगे मैं लेना चाहता था बाबरा शरीफ को। बाबरा शरीफ नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी और वो चाहती थी कि मैं उर्दू फिल्मों में एक नाम कमाऊं, तो वो पंजाबी फिल्में नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने उनको जब फिल्म की पेशकश करी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये फिल्म नहीं कर सकती। उनके जहन में यही था कि हसन अस्करी तो पंजाबी फिल्में बनाता है और ये पहली फिल्म बनाएंगे उर्दू, किस तरह की बनाएंगे। कहेंगे मैंने बहुत फोर्स करा लेकिन वो नहीं मानी। फिर कह लगे मैं हसन अस्करी साहब कह लगे मैंने मोहम्मद अली से जिक्र करा कि मोहम्मद अली साहब आपको मैं लेना चाहता हूँ, और एक कैरेक्टर है बेटी का। तो उनके मुंह से, मोहम्मद अली साहब के मुंह से फ़ौरन निकला कि बेटी के कैरेक्टर के लिए तुम बाबरा शरीफ को लो। तो हसन अस्करी साहब कहने लगे कि बाबरा शरीफ को तो मैं लेना चाहता हूँ, मगर बाबरा शरीफ इस फिल्म में काम नहीं कर रही हैं। वो समझती हैं कि मैं पंजाबी फिल्म का डायरेक्टर हूँ और शायद मैं उर्दू फिल्म सही नहीं बनाऊंगा। तो कहने लगे ठीक है, मैं बाबरा शरीफ को राज़ी करूँगा। खैर मोहम्मद अली साहब ने बाबरा शरीफ को राज़ी कर लिया। बाबरा शरीफ पहले दिन शूट पर भी आई और लेकिन बड़ी बेदिली से। और पहला सीन ऐसा था कि बाबरा शरीफ बहुत बीमार है और अपना चेकअप कराने डॉक्टर के पास आती हैं। डॉक्टर से वो चेकअप करा रही हैं और डॉक्टर साहब उसको जब देखते हैं तो एक्सरे में देख के वो कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी का चंद लम्हे रह गए तुम्हारी ज़िंदगी में। और हसन अस्करी साहब ने वो शूट ऐसा करा कि उस एक्सरे में बाबर शरीफ का अक्स आ रहा था। बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ गई है। आपके दोनों फेफड़े बुरी तरह अफेक्टेड हो चुके हैं। अगर यही हालत रही तो खैर सीन हुआ, बाबरा शरीफ पहले सीन से इतनी मुतासिर हुई, जब सीन कट हुआ तो बाबरा शरीफ ने कहा अस्करी साहब आपको जो डेट चाहिए वो आप मेरे असिस्टेंट से ले सकते हैं। ये मरहला जब तय हो गया तो हसन अस्करी साहब बहुत खुश हुए और उसके बाद बाबरा शरीफ ने फिल्म सल्लाखे में ऐसे दिल से काम करा, ऐसी अच्छी अदाकारी करी जो बाबरा शरीफ की भी एक क्लासिक फिल्म साबित हुई और उनके लिए फिल्म हमेशा के लिए अदाकारी के लिए एक बेहतरीन नमूना साबित हुई। और बाबरा शरीफ ने इस फिल्म के ज़रिए लोगों को मुतासिर किया और लोगों ने माना कि बाबरा शरीफ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक टैलेंटेड अदाकारा भी हैं। और सल्लाखे उनकी फिल्म अभी तक लोगों के जहन पे ऐसी सवार है। सल्लाखों का करेक्टर आबदा का था और बाबरा शरीफ ने आबदा के करेक्टर, एक कॉल गर्ल के करेक्टर में ऐसा रोल किया कि मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा रोल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया। हाँ तो जी नाज़रीन, अब मैं जिस फिल्म के वाक़यात का जिक्र करूँगा वो फिल्म है मुंडा बिगड़ा जाए। आपने सुना होगा इसका नाम और यकीनन देखी भी होगी ये फिल्म। ये बाबर अली की दूसरी फिल्म थी और इसकी डायरेक्टर थी शमी बारा
और फिल्मसाज थे हाजी अब्दुल रशीद। अब ये फिल्म का अगर मैं जिक्र करूं तो आप कहेंगे हाँ फिल्म कामयाब है, लेकिन इस फिल्म में वाकया एक ऐसा जुड़ा हुआ है कि आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो वाकया ऐसा है कि ये फिल्म जब बनी तो इस फिल्म को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। खैर शेरा साहब कह लेंगे कि अब मैं क्या किया जाए, कुछ समझ ही नहीं है उनकी बात। अब्दुल रशीद साहब कराची आए, उन्होंने कहा ये फिल्म कोई भी 16 लाख की ले ले। 16 लाख की फिल्म लेने को कोई तैयार ही नहीं था। वो कह लेंगे इससे कम तो मैं नहीं बेचूंगा, 16 लाख की फिल्म बेचूंगा। खैर बड़ी बड़ी पार्टियां आई 16 लाख की फिल्म लेने के लिए, कोई भी नहीं, मामला किसी के साथ भी सेट नहीं हुआ। अच्छा अब कह लेंगे मैं क्या करूं, गुस्सा आ गया उनको हाजी अब्दुल रशीद साहब को। कह लेंगे अब क्या करूं। एक रात उन्होंने फैसला करा कि मैं ये फिल्म अब खुद रिलीज करूंगा। तो उनके साथियों ने कहा क्या करें आप। कहेंगे हाँ मैं अपना इदारा खुद बनाऊंगा, शेरा फिल्म के नाम से इदारा बनेगा। कहेंगे आप बनाएंगे। कहेंगे हाँ। रात को ऐलान हुआ कि शेरा फिल्म ये फिल्म खुद रिलीज कर रहे हैं, मुंडा बिगड़ा जाए। सब लोग हैरान परेशान कि भाई ये तो फिल्मसाज थे, अपना इदारा कैसे बना रहे हैं। खैर पब्लिसिटी हुई, ये हुआ और फिल्म रिलीज हो गई। लोग कहने लगे क्या होगा, एक शो के बाद दूसरे शो तीसरे शो में ये फिल्म बैठ जाएगी और इनको नुकसान होगा। अच्छे खासे 14-15 लाख में 12-13 लाख में बिक रही थी, फिल्म बिक जाते हैं। लेकिन किस्मत तो अल्लाह को पता होता है कि क्या होना क्या नहीं हो। पहली फिल्म रिलीज हुई ये इनकी, और उसके बाद जो तहलका मचा कि मुंडा बिगड़ा जाए जब रिलीज हुई तो पहले शो में सुपरहिट। हालांकि उसके मुकाबले में सैयद नूर साहब की फिल्म जीवा चल रही थी, लेकिन मुंडा बिगड़ा जाने जो रश लिया, ऐसा रश लिया कि सब लोग हैरान परेशान। अम्मा देख हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, अम्मा देख हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए। फिल्म 16 लाख मांग रहे थे शेरा फिल्म साज वाले, यानी कि अब्दुल रशीद साहब, और इस फिल्म ने बिजनेस करा 16 करोड़ रुपए का। 16 करोड़ रुपए का। आप ये देखें, ये फिल्म कराची के अंदर भी डायमंड जुबली हुई और पंजाब की पहली डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई। कितनी बड़ी हैरत की बात है। जो फिल्म कोई 16 लाख में नहीं लेना चाह रहा था, वो फिल्म 16 करोड़ में उसका बिजनेस करके देगा। मेरी बात हुई हाजी अब्दुल रशीद साहब से। मैंने कहा आपने कैसे फैसला करा। कहने लगे मेरा जो ईमान था वो अल्लाह पे था, मैंने मेहनत करी है फिल्म की और इंशाल्लाह ये फिल्म ज़रूर चलती, और वाकई में चली। और बाबर अली इस फिल्म के बाद से सुपरस्टार माने गए, शबी वाला की डिमांड डबल बढ़ गई और इस फिल्म के बिजनेस वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। फिर हाजी अब्दुल रशीद ने एक फैसला करा थर्ड पार्टी के साथ, भाई मैंने बहुत कमा लिया, अब जितना थर्ड पार्टी आप कमा सकते हो कमाओ, मेरा पैसा डबल टेबल निकल गया। ये उनका बड़ापन था। उसके बाद वो मेरी जब उनसे बात हुई अब्दुल रशीद साहब से, तो कहने लगे कि अली अगर ये फिल्म मेरा इतना बिजनेस करा था मुंडा बिगड़ा जाए ने, अगर मैं इसके बाद कोई फिल्म नहीं भी बनाता तो मैं बैठ के आराम से खा सकता था। इस फिल्म ने मुझे इज्जत भी दी, पैसा भी दिया, शोहरत भी दी। तो देखें क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये ऐसे वाकयात हैं जो मुंडा बिगड़ा जाए के साथ जुड़े हुए थे और मैंने आपके साथ शेयर करे। मेरा ख्याल है आपको पता नहीं होगा। इस किस्म के और भी बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन अब मैं जो आपको वाकया सुनाऊंगा वो है सैयद नूर की फिल्म चैन आईना। वाकया कुछ इस तरह है। तो फिल्म चैन आईना की कहानी कुछ इस तरह से है कि सैयद नूर साहब ने काफ़ी दिनों के बाद फिल्म स्टार्ट की चैन आईना। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि फिल्म हिट जाएगी, हमको भी उम्मीद थी कि फिल्म बहुत अच्छी जाएगी। फिल्म की कास्ट भी बहुत बड़ी थी, नदीम, अतीका ओडो, मुस्तफ़ा कुरैशी, और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ नए अदाकार भी इंट्रोड्यूस कराए। मसलन शहरोज़ जो बहरोज़ सजवारी का बेटा है मतलब, और इसके साथ एक नई हीरोइन उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था सहरिश खान, और एक और एक्स्ट्रा मतलब साइड कैरेक्टर था सोबिया का, वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और आदिल मुराद साहब। ठीक है, ये कास्ट होगी मुकम्मल। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई और बहुत डिजास्टर फिल्म साबित रही, तो लोगों की उम्मीदें बड़ी टूटी। और उसके बाद मैं भी इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करके बैठा हुआ था। फिर मेरा लाहौर जाना हुआ, फिर मैंने सैयद नूर साहब से पूछा, मैंने कहा सैयद नूर साहब, शाह जी क्या बात है कि इतनी फिल्म में मेहनत करने के बावजूद आपकी ये फिल्म फ्लॉप रही है। कहने लगे बस कुछ ऐसे हालात होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा नहीं आप मुझे बताएं, पूरी कहानी बताएं, वरना मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। कहने लगे देखिए मसला सारा ये होता है कि कहीं इंसान को अपने एहसानात चुकाने पड़ते हैं। मैंने कहा कौन से एहसान। कहने लगे मुझे पता है कि इस फिल्म की हीरोइन सहरिश को किसी लोगों ने पसंद नहीं करा और वो हीरोइन मटीरियल भी नहीं थी। तो मैंने कहा आपने क्यों लिया। कहने लगे एस सुलेमान साहब के मुझ पर इतने एहसानात थे,
कि मैं उनका असिस्टेंट भी रहा था। अब आप ये बताएं कि मैं, एक बच्ची आई है बाहर मुल्क से और मुझसे कह रही है कि नूर साहब मैं आपसे फिल्म बनवाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको इनकार मैं नहीं कर सका। खैर फिल्म बनी, हीरोइन को लोगों ने पसंद नहीं करा और नूर साहब कहते हैं इस फिल्म से मुझे बड़े तजुर्बात भी हुए। खैर बहरहाल कह लगे इस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत मैं समझा भी कि फिल्म थोड़ी लंबी भी हो गई थी और हीरोइन को भी लोगों ने पसंद नहीं करा। तो मैंने कहा आप ऐसा फैसला क्यों करते हैं? कहते हैं अली, इस फिल्म इंडस्ट्री में रहकर हमको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जहाँ हम मजबूर होते हैं। तो मैंने कहा आपका नाम, कह लगे नाम तो बनता रहता है लेकिन इंसान जो है ना किसी की नज़रों में गिरना नहीं चाहिए। अब आप ये बताएं कि मैं इसको मना करता तो मैं समझता कि मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूँ। मैंने कहा नूर साहब अब मैं आपकी बात को सलाम करता हूँ, आपको भी सलाम करता हूँ कि वाकई में आप फिल्म के शोमैन ही नहीं बल्कि कैरेक्टर के भी शोमैन हैं। तो कैसा लगा आपको ये वाक़या? इसी तरह से और भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े वाक़यात हैं जो आपके सामने मैं पेश करता रहूँगा, लेकिन आप लोगों को भी मेरा साथ देना है। चैनल देखना है, लाइक करना है, कमेंट देना है और सब्सक्राइब करना है। तो फिर हम अगली एपिसोड में मिलते हैं।